Hello everyone, welcome to Azmal IAS Academy. Today we are going to discuss the last week's current affairs, especially for polity and governance. The first topic is related with indoor drinking water contamination crisis, a case study. देखिए क्या हुआ है रिसेंटली इंडोर में सीवेज वाटर और ड्रिंकिंग वाटर इंटरमिक्स हो गया है. इसके वजह से हेल्थ इश्यूज राइज हो रहे हैं. बहुत लोगों का कॉलेरा हुआ है, टाइफाइड हुआ है. अराउंड 15 प्लस deaths has been occurred. Okay, around 40 plus persons has been had to be एडमिटेड इनटू हॉस्पिटलाइजेशन. तो इसके ऊपर ये एक इशू चल रहा था कि मतलब देखिए इंडोर तो हमेशा ही जो क्लीनलीनेस इंडेक्स वगैरह है उन सब में हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अभी ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब के ऊपर थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने केस दिया है कि केस क्या है एक्चुअली. भगीरथपुरा जो है इंदौर में, वहाँ पे ये कॉन्टामिनेशन वाला इशू आया है. ओवर 66,000 पीपल्स हुए स्क्रीन्ड, उन सबको डायग्नोसिस किया गया है. उसमें से बहुत लोगों का मतलब हेल्थ इश्यूज निकल के आ रहे हैं, बहुत लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है. मैंने अभी बताया भी है कि 15 प्लस पीपल हैज रिकॉर्डेड मतलब दे हैव डाइड ट्रेजिकली. ठीक है, इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं इस इशू में, ये देखिए. इट इज़ ए फेलियर ऑफ द गवर्नेंस, इट इज़ ए फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन कौन है. अर्बन रेसिडेंट्स, जो लोग मतलब उस पानी का सेवन किए थे, कि जो इंटरमिक्सिंग ऑफ द वाटर था ना, कि सीवेज वाटर एंड द ड्रिंकिंग वाटर उसका इंटरमिक्स हो गया था, पाइप इंटरलिंकेज इसके वजह से. ठीक है, इसके वजह से ही ये हेल्थ इशू रेज हुआ था. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट एंड फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स. ये देखिए, इसको इस तरह से देने का मतलब ये है कि यू कैन यूज दिस थिंग्स इन जीएस पेपर 4 ऑल्सो. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नेंस ऑल्सो, बट इन जीएस पेपर 4 यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो गया, यू हैव बीन पोस्टेड एज एन ऑफिसर, है ना, तो टैकल दिस सिचुएशन, हाउ कैन यू डू दैट. तो इन केस स्टडीज वी नीड टू राइट द स्टेक होल्डर्स. तो यू कैन राइट इन दिस वे, व्हाट आर द की स्टेक होल्डर्स आर देयर. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिस्टमेटिक लूपहोल्स क्या क्या है, देखिए. इंफ्रास्ट्रक्चर लैब्स है, intermixing of seaways and drinking water pipelines, poor maintenance of the underground utilities, absence of real time water quality monitoring system. ठीक है, देखिए अभी ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जो इंदौर का अथॉरिटी है वो लोग सिर्फ मतलब इंडेक्स में अच्छा रेटिंग पाने के लिए ही सिर्फ काम करते हैं. रियल मतलब जो ग्रासरूट लेवल काम होना चाहिए वो लोग करते नहीं है. वही एलिगेशन लाया गया है. ठीक है, गवर्नेंस एंड प्लानिंग फेलियर्स भी है ऑब्वियसली. ओवर रिलायंस ऑन सैनिटेशन रैंकिंग्स रादर देन सिस्टम ऑडिट्स. ऑडिट करना होता है ना कि अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं, अच्छी तरह से फंक्शन हो रहा है कि नहीं. ठीक है, और ये एलिगेशन भी लगाया जा रहा है कि बहुत दिनों से एक्चुअल अराउंड 1 साल से पहले से मतलब ये बोला जा रहा था कि मतलब द ड्रिंकिंग वाटर इज स्टिंकिंग. ठीक है, लेकिन अथॉरिटीज ने कुछ अच्छी तरह से उसके ऊपर मतलब कुछ ध्यान नहीं दिया. दीज आर एलिगेशंस, इट इज येट टू बी प्रूफ. ओके, लैक ऑफ प्रिवेंटिव इंस्पेक्शंस एंड रिस्क बेस्ड प्लानिंग, weak coordination between municipal, water and health authorities. Public health preparedness gaps obviously. Urban primary healthcare centers overwhelmed by sudden patient surge obviously. कि ये जो इशू हुआ है, सडन जो पेशेंट सर्ज हो गया है, मैंने बोला है कि बहुत लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, बहुत लोग मर भी गए. तो इसीलिए द अथॉरिटी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेकल सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, कि ऐसा सिचुएशन में करना क्या होता है. तो वो प्रिपेयर्डनेस का भी एक गैप दिखाता है, क्योंकि कोई भी एक स्मॉल या बिग डिजास्टर हो, कोई भी एक मतलब बहुत बड़ा ऐसा घटना घट जाए, तब अथॉरिटी को रेडी रहना होता है, उन लोगों को मॉक ड्रिल करना होता है. ठीक है, सो दैट दे कैन बी प्रिपेयर फॉर सच काइंड ऑफ सिचुएशंस. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया गया. डिले इन आउटब्रेक डिटेंशन एंड अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज एक्चुअली इंटरनल डिजास्टर भी हम लोग बोल सकते हैं. इट इज ए क्राइसिस, वाटर क्राइसिस बोल सकते हैं. वाटर क्राइसिस वो वाला नहीं, वाटर स्ट्रेस वाला नहीं. इट इज रिगार्डिंग विद द कंटामिनेशन ऑफ द वाटर. ठीक है, तो आप लोग यू कैन यूज दिस केस एक्चुअली इन योर आंसर राइटिंग कि व्हाई वाटर कंटामिनेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू राइट नाउ इन इंडिया. ओके, सिर्फ वाटर स्ट्रेस ही नहीं है, वाटर कंटामिनेशन भी एक बहुत बड़ा इशू आ गया है. अकाउंटेबिलिटी एंड डेफिसिट, अभी अकाउंटेबल किसको माना जाए, बिकॉज दिस इशू लिंक्ड विद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, बहुत डिपार्टमेंट्स का फेलियर है. तो अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली किसके पास जाएगा. ठीक है, वो एक बहुत बड़ा इशू है. नो क्लियर ओनरशिप ऑफ फेलियर अक्रॉस डिपार्टमेंट्स. एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस क्या क्या है. आर्टिकल 21 वायलेट हुआ है ऑब्वियसली. राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ के साथ
एमसी मेहता केस में क्या बोला गया था? एमसी मेहता केस में क्या बोला गया था इन सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 21 ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू क्लीन वाटर ऑल्सो, क्लीन एनवायरमेंट ऑल्सो, है ना? तो ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को भी वायलेट करता है, एज वेल एज आर्टिकल 21 को भी वायलेट करता है डायरेक्टली। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, ये फेलियर दिखाया जा रहा है ना? एथिकल ब्रीच ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस एंड इक्विटी, ठीक है? पॉलिसी एंड स्कीम लिंकेजेस, ये सब क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं कि पानी को मैनेज करने के लिए क्या क्या स्कीम वगैरह गवर्नमेंट पहले से रन कर रहा है, वो एक बार देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन है, अमृत मिशन है, ठीक है? उसके बाद नेशनल अर्बन हेल्थ केयर मिशन है, जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन तो रिसेंटली न्यूज थ्रू आउट इंडिया कि ड्रिंकिंग वाटर सबको हर घर पानी देना है ना? हर घर नल। तो दीज आर सम ऑफ द स्कीम्स। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? इमरजेंसी क्लोरिनेशन। क्लोरीन आप लोगों को पता ही होगा, इट इज ए सब्सटेंस, इट इज ए व्हिच इज यूज्ड टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर्स। ड्रिंकिंग वाटर नहीं, प्यूरिफाई द वाटर्स। जनरली क्लोरीन इज यूज इन स्विमिंग पूल्स एक्चुअली, ठीक है, टू क्लीन द वाटर। लेकिन यहाँ पे जो सीवेज वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर मिक्सअप हो गया है, तो अभी तो मतलब क्लोरिनेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एंड द वाटर दैट इज बीन गिवन टू द हाउस होल्ड्स थ्रू पाइपलाइंस, इट इज नॉट ड्रिंकेबल राइट नाउ, है ना? वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया है। GIS मैपिंग एंड डिजिटाइजेशन ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज। डिजिटाइजेशन होने से क्या होगा? कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑन द सप्लाई, कांस्टेंट मॉनिटरिंग हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग UPHs, सर्च कैपेसिटी एंड डिजीज सर्विलेंस टूल्स, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी थ्रू डिपार्टमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिसेस। यहाँ पे आप लोगों को ये जो ट्राइंगल था ना, क्या था ट्राइंगल? आप लोग बताइए तो। गवर्नेंस में जो था, मैंने आप लोगों को सिखाया भी था क्लास में, एक ट्राइंगल था, है कि नहीं? ग्रीवेंस रिड्रेसल, कैपेसिटी मीटिंग, सिटीजन चार्टर। उस ट्राइंगल को क्या बोलते थे? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी डिपार्टमेंट, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी कंपनी, ठीक है? वो गवर्नेंस में आप लोगों को सिखाया था मैंने, वो एथिक्स में भी बहुत काम आता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकता है? इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट अप्रोच, इंडिपेंडेंट सिटी लेवल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग अथॉरिटीज, community based monitoring and grievance redress mechanisms, shift sanitation policy focus from toilet construction to end to end waste and water safety। अभी हम लोग, अभी देखिए जो ODF वाला था ना, ओपन डेफिकेशन फ्री, वो तो स्वच्छ भारत मिशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर था कि उसको तो मतलब ठीक करना ही है। लेकिन अभी हम लोग उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। टॉयलेट सिर्फ बनाने से ही नहीं होगा, ठीक है? वी नीड टू प्रोवाइड मोर सैनिटेशन, मोर फ्री क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द हाउस होल्ड्स। उसके लिए कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए होता है, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी चाहिए होता है, और गवर्नमेंट या जो अथॉरिटीज है उन सबको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है? मॉनिटरिंग कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा, सो दैट अगर कोई भी इशू आ रहा है उसको बहुत इजी से मतलब उसको सोल्व किया जा सके, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पुलिस सेटअप सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स। अभी देखिए यहाँ पे एक डाटा मैंने दिया है, ये देखिए कि जो साइबर क्राइम वगैरह उन सब के लिए मतलब जो साइबर सेल बनाते हैं ना, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल जो बनाते हैं, वो 2020 में 262 था, अभी वो इंक्रीज होके कितना हो गया है? 365 हो गया है। मीन्स देयर आर मोर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स इन इंडिया राइट नाउ, बिकॉज इसका देखिए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आ जाएगा। चिलिंग इफेक्ट ऑन डिसेंट, ठीक है, प्राइवेसी हनन हो रहा है, ये सब तो आ ही गए, लेकिन पॉजिटिव भी तो आएगा। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में जो प्रोपेगेंडा वार है, स्पेशली व्हेन वी हैव सीन ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, कि प्रोपेगेंडा वारफेयर में पाकिस्तान को मतलब ये बोल दिया गया कि मतलब पाकिस्तान जीत गया है, पाकिस्तान में रैली हो रहा है, वो सब क्या है? प्रोपेगेंडा वारफेयर है। और प्रोपेगेंडा वारफेयर को जीतने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग को कंट्रोल चाहिए। वी नीड टू हैव मोर मॉनिटरिंग सेल्स टू विन द वार ऑफ प्रोपेगेंडा इन सोशल मीडिया, ठीक है? क्योंकि देखिए एक ग्राउंड लेवल में तो एक वार चलता ही है, लेकिन सोशल मीडिया में एक दूसरा वार चलता है, एंड दैट एक्चुअली क्रिएट ए इमेज इन द ग्लोबल लेंस। इंडिया का इमेज कैसा होगा? वो सोशल मीडिया या एनी अदर मीडियाज प्रोजेक्ट इन द ग्लोबल सिनेरियो। तो इसीलिए हम लोगों को मॉनिटरिंग सेल इंक्रीज करना पड़ा है, एंड दैट्स ए पॉजिटिव थिंग। मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ कि इसका पॉजिटिव भी है, इसका नेगेटिव भी है, हम लोगों को दोनों ही देखना है, ठीक है?
रेशनली क्या क्या है देखिए, डिजिटल क्राइम्स हैव इंक्रीज, है ना, डीप फेक्स वगैरह, मॉर्फिंग वगैरह, ये सब तो हो ही रहा है, साइबर बुलिंग, साइबर किडनैपिंग, ये सब तो हो ही रहा है, साइबर एक्सटॉर्शन, ये सब हो ही रहा है। इसलिए डिजिटल क्राइम को रोकने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को बढ़ाना पड़ा। पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग रूमर्स एंड फेक न्यूज ड्यूरिंग प्रोटेस्ट एंड वायलेंस, है ना। इंटरनल सिक्योरिटी, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स एंड कोऑर्डिनेटेड मोबिलाइजेशन, पुलिसिंग मॉडर्नाइजेशन, इंटीग्रेशन विद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एंड डाटा एनालिटिक्स। अभी देखिए ये जो मैंने पॉइंट्स दिया है, इन सबको आप दूसरे जगहों में भी यूज कर सकते हैं, साइबर सेल वगैरह। अगर कोई भी मतलब ऐसा लॉ गवर्नमेंट लाते हैं या कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक आता है जिसमें सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी का इशू हो, तब पॉजिटिव में आप लोग ये देख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं। जहां पे भी प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाए, तब आप लोग पॉजिटिव में ये सब पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे लीगल एंगल्स क्या क्या आता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के बारे में बोलता है ना। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज देयर बट विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 सेक्शन 69, सेक्शन 69A वो तो स्ट्राइक डाउन कर दिया है, लेकिन फिर भी सेक्शन 69, आरटी रूल्स 2021, ड्यू डिलिजेंस एंड कंटेंट टेक डाउन, ये सब अथॉरिटी देता है गवर्नमेंट को कि अगर ऐसा कोई कंटेंट सोशल मीडिया में सर्कुलेटेड हो रहा है व्हिच इज एंटी नेशनल, व्हिच इज फेक, which is provoking the people, then this content can be what, deleted from social media. Governance constants क्या क्या है, risk of over surveillance, क्योंकि इसका मिसयूज भी हो सकता है, मिसयूज तो हो ही सकता है ना इसका, तो ओवर सर्विलेंस हो सकता है। चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच, कि कोई भी मतलब देखिए कोई भी अगर सोशल मीडिया में जाके कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी मतलब इन द सेंस कि वो सही बोल रहा है और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है, तब गवर्नमेंट उसको मिसयूज करके क्या कर सकता है कि मतलब ये तो एंटी गवर्नमेंट मतलब स्टेटमेंट है, इसको हटाओ, इसको एंटी गवर्नमेंट मतलब इसका ये तो एंटी इंडिया स्टेटमेंट है, इसको हटाओ, ऐसा बोल के उसको हटाया जा सकता है। एंड एक्शन कैन बी टेकन ऑन दैट पर्सन ऑल्सो। तो इट्स अ डाइसी टॉपिक, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द प्राइवेसी एंड इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो इशू है, उसके बीच में बहुत एक थिन लाइन है। वहां पे गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है, Thus government is ethical enough to distinguish between these two sectors, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, ठीक है। लेकिन देखिए आपने गवर्नमेंट चुना है, दिस इज डेमोक्रेसी, वी हैव चूजन आवर गवर्नमेंट, तो वी हैव टू ट्रस्ट आवर गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट सही कर रहा है। लेकिन हाँ, केसेस विल बी देयर वेयर इट विल बी मिसयूज, बट गवर्नमेंट हैज टू मेक द बैलेंस बिटवीन दिस टू कि प्राइवेसी का हनन ना हो, एट द सेम टाइम सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे, ठीक है। उसके लिए ये जो मॉनिटरिंग सेल्स वगैरह जो इंक्रीज किया गया है, दैट्स ए पॉजिटिव स्टेप, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता दिया है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, ऑब्वियसली आंसर दिया ही है, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, स्टेट मस्ट नॉट नॉर्मलाइज प्रोलॉन्ग इनकार्केशन। देखिए इंडिया में ढेर सारा प्रिवेंटिव लॉज है, जैसे UAPA है, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट है। इन सब के अंदर एक बंदे को डिटेन किया जा सकता है अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन, सेइंग दैट दैट पर्सन हैज इन्वॉल्व इन सम टेररिस्ट एक्टिविटीज और एंटी नेशनल एक्टिविटीज, ठीक है। विदाउट बीइंग ट्रायल, विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ ट्रायल, दैट पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मंथ्स। तो उसके ऊपर अभी कोर्ट ने मतलब एक जजमेंट बताया है कि देखिए इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, यू शुड नॉट violate or you should not violate the constitutional morality, you need to follow rule of law, rule by law नहीं होना चाहिए, rule by law मतलब you are using the law as a tool against the citizens, rule of law होना चाहिए। rule of law मतलब क्या, it will uphold the constitutional morality of the constitution, ठीक है। तो इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, मतलब ठीक है। देखिए ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट recent bail orders of the Supreme Court in Delhi riots related case under the Unlawful Activities Prevention Act have reopened a critical debate on prolonged pre-trial incarceration. Recently Supreme Court ने क्या दे दिया है, जो दिल्ली रायट्स के अंदर जिन लोगों को मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब डिटेन करके रखा गया था अंदर UAPA, ठीक है, उन सबको बेल मिल गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये मतलब एक इशू न्यूज में है। द कोर्ट cautioned that stringent terror laws cannot be used to legitimize indefinite detention without trial। ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब
एक बंदे के ऊपर आपको मतलब क्या है, संदेह है, ठीक है, और उसका ट्रायल आप होने ही नहीं दे रहे हो, आपने उसको डिटेन करके रखा है फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। यू हैव टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ, यू हैव टू गो फॉर द ट्रायल। आपके ऊपर केस चलेगा, केस बाय केस चलेगा, डेथ रहेगा, सुप्रीम कोर्ट या एनी काइंड ऑफ कोर्ट विल गिव द जजमेंट, वो होना चाहिए, लेकिन इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आप किसी को प्रोलॉन्ग डिटेंशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इश्यूज क्या क्या है यहाँ पे, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड प्रोलॉन्ग डिटेंशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट डिले इन ट्रायल इटसेल्फ बिकम्स ए प्यूनिटिव वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 में और एक पार्ट था, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड व्हाट, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। Disproportionate use of anti-terror laws raise concerns for arbitrariness and selective prosecution, undermining equal protection of law. Presumption of innocence, ये क्या है देखिए, इंडियन फाउंडेशनल जो लॉ प्रैक्टिस है, हम लोग करेक्टिव जस्टिस सिस्टम है, वी आर नॉट ए रेट्रिब्यूटिव जस्टिस सिस्टम, वी फॉलो रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम। यहाँ पे देखिए रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम में पॉलिसी क्या रहता है कि एक बंदे को पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है कि वो उसका रिफॉर्म हो जाए, ठीक है, और जब तक केस मतलब जब तक वो कॉन्विक्टेड ना हो तब तक उस व्यक्ति को ये माना जाता है कि दैट पर्सन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन ये जो यूएपीए वगैरह लॉ वगैरह है, एनएसए वगैरह है, इन सब में क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट, ये उल्टा चलता है, ठीक है, इसीलिए बेल मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा बोला गया है कि मतलब ये थोड़ा उल्टा है, जो हम लोग लॉ हम लोग जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं इन इंडिया, लीगल प्रिंसिपल जो हम लोग फॉलो करते हैं, इसको ये फॉलो नहीं करता है, इसीलिए गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी मिल जाता है कि उसको मतलब प्रोलॉन्ग डिटेंशन में रखा जाए, उसको बेल ना मिले। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ए पर्सन टू गेट बेल, तो इसीलिए आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है, इस आर्टिकल में वही बोला गया है, ठीक है। एथिकल डायमेंशंस क्या है, रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ, मैंने बोला ही है कि गवर्नमेंट शुड फॉलो द रूल ऑफ लॉ नॉट रूल बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है, यू आर फॉलोइंग द लॉ व्हिच इज अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, यू शुड नॉट फॉलो रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ मतलब क्या कि गवर्नमेंट इज यूजिंग द लॉ अगेंस्ट इट्स सिटीजन्स, इट इज बीन यूज्ड एज ए टूल अगेंस्ट द सिटीजन। रूल ऑफ लॉ में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी विल बी अपहेल्ड। रूल बाय लॉ में क्या होगा, जो लूपहोल्स है उन सबको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ, ठीक है। चिलिंग इफेक्ट ऑन डिसेंट, कि आप गवर्नमेंट को अगेंस्ट बोल ही नहीं सकते हो कि आई डू नॉट सपोर्ट यू, आई हैव ए डिसएग्रीमेंट विथ यू, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते हो। आपको मतलब मतलब टेररिस्ट घोषणा करके आपको यूएपीए के अंदर आपको डाल दिया जाएगा, वो होना नहीं चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट करता है, लेकिन डाटा सेज लाइक दैट, बिकॉज अंडर यूएपीए द कन्विक्शन रेट इज वेरी लो, इट इज अराउंड 2% और 3%, ठीक है। हायरार्की ऑफ स्टेट रूल्स, ये देखिए क्या है, स्टेट्स प्राइमरी ड्यूटी इज टू प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी फॉलोड बाय इन्वेस्टिगेशन एंड पनिशमेंट थ्रू ड्यू प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑल्सो एम्फसाइज दैट नेशनल सिक्योरिटी लॉज मस्ट बैलेंस विथ सिक्योरिटी ऑफ सिविल liberties. There must be a balance between civil liberties and what national security laws. नहीं तो क्या होगा, गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक बन जाएगा। अगर देखिए गवर्नमेंट के पास पावर नहीं भी रहेगा तब क्या होगा, तब मतलब कोई भी फेक र्यूमर्स चला देगा, कोई भी एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा चला देगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज को हम लोग रोकेंगे कैसे। गवर्नमेंट के पास तो कुछ तो टूल होना चाहिए ना, लीगल बैकिंग तो कुछ होना चाहिए टू प्रिवेंट द टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो गवर्नमेंट के पास तो पावर होना ही चाहिए, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ओके, दैट इज द थिंग दैट हैज बीन गिवन इन दिस आर्टिकल। तो वे फॉरवर्ड हमने यहाँ पे दिया गया है, स्ट्रिक्ट जुडिशियल स्क्रूटिनी होना चाहिए, टाइम बाउंड ट्रायल होना चाहिए, लेजिस्लेटिव सेफगार्ड टू प्रिवेंट रूटीन यूज ऑफ एक्सेप्शनल लॉज। So these are the 3 important topics of the last week. Hope you have enjoyed this session. Thank you.